हेलो एंड वेलकम टू वेदा आईएएस चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आज के सेशन के लिए रेडी होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में हम 4 न्यूज को कवर करने वाले हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्मार्टफोन्स को लेकर एक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक न्यूज सामने आई है एंड इट इज रिलेटेड टू पीएलआई स्कीम। ओके, तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज दिस न्यूज अबाउट और इससे हमें क्या क्या चीजें समझनी है। सबसे पहले देखो, पीएलआई स्कीम और स्मार्टफोन जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ग्राउंड रियलिटी को लेकर हम कुछ यहाँ पर कंटेक्स्ट समझते हैं। सबसे पहले पीएलआई स्कीम क्या है, राइट? पीएलआई का फुल फॉर्म होता है, आप लोग मुझे कमेंट्स में भी लिख के बताएं, बट पीएलआई का सिंपल सा मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है। अब ये जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी 2020 के अंदर, 2020 के अंदर, राइट? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, सामान को प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या किया था, हमारी सरकार ने पीएलआई, दैट इज अ गवर्नमेंट स्कीम, जो कि 2020 में लॉन्च किया था। सिंपल लॉजिक ये था कि जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, मतलब प्रोडक्शन को लेकर है, जितना आप उत्पादन कर रहे हो, लिंक्ड मतलब उससे संबंधित इंसेंटिव, जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस या उत्पन्न करोगे, जितना भी आप गुड्स बनाओगे, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव मतलब क्या मिलेगा, उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। दिस इज अबाउट पीएलआई स्कीम। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना और इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना। ये हमारी पीएलआई स्कीम का एक मेन एजेंडा, मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। और इसमें जो सक्सेस मिली है वो है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ी सक्सेस यहाँ पर मिली है। न्यूज में इसीलिए है कि इंडिया का जो स्मार्टफोन सेक्टर है वो पीएलआई के अंडर सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी बन गया है। इसलिए करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरिंग में बूम हुआ है, एक्सपोर्ट बढ़िया ग्रोथ हुई है और इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का अब पार्ट बन रहा है धीरे धीरे। अगर मैं की अचीवमेंट्स की बात करूं तो जो प्रोडक्शन है वो बढ़ चुका है $30 बिलियन से, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल्ड, $64 बिलियन। एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से हम जो सामान बाहर भेज रहे हैं उसमें भी इंडिया का ग्लोबल मार्केट का शेयर बढ़ रहा है। जॉब्स की बात करें तो ये सेक्टर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक एम्प्लॉयमेंट दे चुका है। सो सिंपल सा है कि इंडिया एक मेजर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। तो अगर आपको कोई भी पूछे कि इंडिया की पीएलआई स्कीम में सबसे ज्यादा अभी जो सक्सेस अचीवमेंट चल रहा है उसमें स्मार्टफोन सेक्टर जो है वो डिक्लाइन हुआ है या फिर बढ़ा है, तो हमेशा याद रखिएगा ये बढ़ा ही है। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो अब धीरे धीरे हम मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो हम अब इम्पोर्टर से क्या हो रहे हैं, एक्सपोर्टर की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। देखो, सक्सेस के पीछे ना बहुत सारे कारण होते हैं, है ना? तो ऐसे कौन से कारण है कि पीएलआई स्कीम और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का लिंक इतना बढ़िया रहा कि इट बिकेम सो मच सक्सेसफुल? सबसे पहले ना सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, हमने ग्लोबल मार्केट्स के लिए प्रोड्यूस किया और इससे इंडिया ना ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बना। जो भी फोन आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन हो या फिर नॉन इंडियन हो, किसी भी ब्रांड के हो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर होता क्या है, सिंपल सा है, दैट वी आर बीइंग एबल टू प्रोड्यूस मोर फॉर अदर ब्रांड्स ऑल्सो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एक्सपोर्ट फोकस। इंडिया अब सिर्फ असेंबल नहीं कर रहा है, ग्लोबल सप्लाई का चेन का पार्ट बन रहा है, विच इज अ वेरी बिग सक्सेस। दूसरा, टारगेटेड स्ट्रैटेजी। क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल सा मतलब है कि हम ना हाई वैल्यू स्मार्टफोन को भी टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ चीप फोन्स को टारगेट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस एक्सपोर्ट के लिए भी हम फोकस कर पा रहे हैं। तीसरी चीज, असेंबली फर्स्ट मॉडल, मतलब पहले सिंपल असेंबली का काम हमने स्टार्ट किया, राइट? शुरुआत हमने असेंबली से ही करी। असेंबली का मतलब क्या होता है कि आपका अगर एक फोन है, उसका मान लो बैटरी अलग से आएगा, उसके अंदर कुछ और चिप्स लगती है, राइट, कुछ लाइट का जो भी लगता है, तो ये अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं ये एक जगह आके असेंबल, इकट्ठे किए जाते हैं। तो हमने शुरुआत असेंबली के काम से ही करी। उससे क्या इंडिया को एडवांटेज मिला कि हमें चीप लेबर और लार्ज वर्कफोर्स मिला। ठीक है। और ग्रेजुअली वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा रहा है। तो बात इतनी सी है कि जो बहुत बड़ी
कंपनीज हैं जैसे कि फॉक्सकॉन करके जो कंपनीज हैं, ये एंकर कंपनीज, ये भी हमारे इंडिया में आए और उनके साथ सप्लायर्स भी आए, इकोसिस्टम भी डेवलप हुआ। तो यही पूरा जो इफेक्ट आप कहते हो ना, इसी को आप क्लस्टर इफेक्ट भी कहते हो, कि एक के बाद एक हमने डॉट बाय डॉट इस तरीके से चीजें यहाँ पर कनेक्ट हुई कि इकोसिस्टम या क्लस्टर ही इस तरीके का बन गया कि हम अब आज एक बहुत अच्छे स्केल पर स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। सो इकोसिस्टम हैज बीन डेवलप्ड। अब देखो इकोसिस्टम डेवलपमेंट को लेकर ही, जैसे मैंने कहा ना, अब फोकस सिर्फ असेंबली से आगे बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम भी आई। अब कंपोनेंट्स बनाने पर हमारा फोकस है, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इसी से जुड़ी हुई बात है कि पीसीबी जो प्रिंटेड सर्किट्स बोर्ड होते हैं, मैं यहाँ पे फोटो नहीं ला पाई, बट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसे चिप्स लगी हुई होती है बोर्ड्स के ऊपर। तो प्रिंटेड सर्किट्स जो बोर्ड्स है, मॉड्यूल्स है, इनको बनाने पर भी अब इंडिया का काफी अच्छा फोकस रहा है। गोल बस इतना सा है कि हमें इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम करना है, राइट। और हमने एमएसएमई को भी इंक्लूड किया है इसके अंदर। एमएसएमई मतलब आप समझ रहे हैं, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ताकि और ज्यादा हमारा नेटवर्क हो, स्ट्रॉन्ग सप्लाई नेटवर्क बने। अब हमारे लिए कुछ लेसन्स भी हैं, सक्सेस हमें समझ में आ गई इकोसिस्टम डेवलपमेंट के बाद, हमारी स्कीम भी हमने समझा कि कंपोनेंट्स को लेकर भी हम स्कीम लेकर आए। बट कुछ पॉलिसी लेसन्स है जो हमारे लिए जरूरी है। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें ना अभी रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स ब्लॉक नहीं करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह से ना प्रोडक्शन रुक जाता है। रॉ मटेरियल किसी भी देखो चीज को बनाने के लिए ना 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसमें आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। एक होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। दूसरा होता है आपका जहां पे भी लैंड चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए। ये तो मेजर बेसिक्स है। और ऑफ कोर्स फिर एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे आप कहते हैं ह्यूमन स्किल या ह्यूमन का नॉलेज, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं। अब यही बोला गया है कि सबसे पहले आप क्या करें, रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट कर रहे हो उसे ब्लॉक नहीं करो। क्या करना चाहिए, स्मूथ सप्लाई चेन मेंटेन करो, फास्टर क्लियरेंस हो, ज्यादा ब्यूरोक्रेसी वगैरह डिजिटलाइज कर दो आप सारी चीजों को, लॉजिस्टिक इश्यूज वगैरह जो भी हो रहे हैं। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी स्टेबिलिटी यहाँ आ सकती है, ठीक है। क्योंकि अब जितना ज्यादा बिजनेस को ईज करोगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी अपनाओगे, उतना ही ज्यादा एफिशिएंटली हम काम कर पाएंगे। अब कुछ लास्ट मिनट बुलेट्स थोड़ा सा समराइज अगर हम करें इसी को, तो पीएलआई कब लॉन्च हुआ, 2020 में, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। इसमें जो सेक्टर का सक्सेस देखा गया है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है। इंसेंटिव बेस्ड ऑन प्रोडक्शन रहता है स्कीम का फोकस, एंड इट हेल्प्स इन ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन। तो आई होप आप सभी को ये न्यूज अच्छी लगी होगी, हमारे देश के लिए भी काफी गर्व की बात है, सिंस वी आर स्लोली डेवलपिंग नाउ। स्लोली एज इन कि वी आर डेवलपिंग, बट यस हमारी स्कीम्स के थ्रू हम काफी चीजें अचीव कर पा रहे हैं। एक बेहतरीन न्यूज हम बचपन से सभी लोग पढ़ते आए हैं कि पहली बार चांद पर किसका कदम था, तो हम नील आर्मस्ट्रांग की बात करते हैं, राइट। तो अब देखिए ये भी बहुत बढ़िया अभी एक अचीवमेंट है ह्यूमंस के लिए, कि नासा का जो आर्टेमिस 2 प्रोग्राम रहा है, ठीक है, आर्टेमिस प्रोग्राम, ह्यूमंस को दोबारा मून पे भेजने का जो प्लान है, तो इसी आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत जो आर्टेमिस 2 है, इसमें एस्ट्रोनॉट मून के पास जाएंगे, मून के अराउंड फ्लाई बाय या ऑर्बिट करेंगे, लैंडिंग नहीं करेंगे अभी, प्लीज ध्यान रखें, आसपास घूमेंगे, मून के अराउंड उसकी ऑर्बिट में घूमेंगे, फिर सेफली अर्थ पे वापस आने वाले हैं। तो स्पेशल बात यह है कि 1972 के जो अपोलो मिशंस हुए थे, उसके बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंसान जो है वो अर्थ ऑर्बिट के बाहर जा रहे हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यही बात है कि आर्टेमिस प्रोग्राम जो कि एक नासा का मिशन है टू सेंड ह्यूमंस बैक टू द मून, इसमें आर्टेमिस 2 जो प्रोग्राम है दैट विल बी द फर्स्ट ह्यूमन मिशन बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट सिंस 1972। प्लीज ध्यान रखें, लोग यहाँ पर जो गए हैं वो लैंड नहीं करने वाले हैं, दे विल ऑर्बिट एंड अराउंड द मून एंड रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर पावरफुल रॉकेट जो है स्पेस लॉन्च सिस्टम के थ्रू यहाँ पर लॉन्चिंग की है, और ओरियन कैप्सूल है, वो कैप्सूल जो है वो लेकर गया है आपके एस्ट्रोनॉट्स को towards the moon's orbit, and together they enable deep space mission, ठीक है। मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो
एसएलएस स्पेस लॉन्च सिस्टम का मतलब है कि नासा का सुपर पावरफुल रॉकेट है जो ह्यूमंस को डीप स्पेस तक ले जाने के लिए बना है। और ओरियन कैप्सूल वो है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल करेंगे, जिसमें सारे लाइफ सपोर्ट और सेफ्टी सिस्टम होते हैं, है ना। तो एसएलएस को आप समझो एक तरह से कि ये क्या है, रॉकेट है। मतलब ये सिंपल से अगर मैं बात करूं तो गाड़ी है, और ओरियन क्या है, ये कैबिन है जहां पर एस्ट्रोनॉट आपके बैठने वाले हैं। तो ये मेजर कंपोनेंट्स हो गए। करिए कि टेस्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस मिशन के थ्रू, मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये टेस्टिंग मिशन है फ्यूचर मून की लैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, फूड, सर्वाइवल, ये टेस्ट होगा कि क्या हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। दूसरा, स्पेस में डायरेक्शन कैसे मिलेगी, तो नेविगेशन सिस्टम हम यहाँ देखेंगे। तीसरा, कि अर्थ से कैसे कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, तो कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये धीरे धीरे टेस्ट कर पाएंगे। चौथी चीज कि एस्ट्रोनॉट ना सेफ्टी देख पाएंगे कि डीप स्पेस में कितना सेफ है एस्ट्रोनॉट। तो फाइनल गोल ये है कि जो मून लैंडिंग के लिए जाएगा दैट विल बी आर्टेमिस 3, ठीक है, जिसपे लैंडिंग होगी, उसके लिए प्रिपरेशन है ये आर्टेमिस को जो भेजा गया है। अब बात करें इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की, तो सबसे पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ग्लोबल स्पेस कंपटीशन चल रहा है। हम देखते हैं कि कैसे चाइना और यूएसए के बीच में ना, चाइना भी मून मिशंस पे काफी अग्रेसिवली काम कर रहा है। तो स्पेस अब एक नया जियोपॉलिटिकल बैटल फील्ड बनता जा रहा है। दूसरा, स्पेस में लीडरशिप, सुप्रीमेसी चाहिए सबको। तो आर्टेमिस प्रोग्राम से यूएस दिखाना चाहता है कि भाई हम भी थोड़ा स्पेस के एक्सप्लोरेशन लीडर भी हैं, दुनिया पे तो हम राज कर ही रहे हैं। एनीवेज, बट स्टिल कॉन्ट्रो मतलब एक तरह से कहा जाए तो काफी तबाही भी मचा रखी है। बट एनीवेज, मून एज अ रिसोर्स हब, तो मून सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं है, फ्यूचर रिसोर्स सेंटर भी बन सकता है ना। तो वाटर आइस कन्वर्ट हो सकता है, फ्यूल, ऑक्सीजन, ड्रिंकिंग वाटर, मतलब एक तरह से मून को फ्यूचर का स्पेस बेस बनाना, ये भी एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यूएस ने जो लॉन्च किया है, दैट इज आर्टेमिस एकॉर्ड्स, ठीक है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो इसका एम है कि स्पेस के हम रूल्स सेट करेंगे, जैसे सरकारें चलती है ना हमारे यहाँ पे टेरिटरी के अंदर, रूल्स रेगुलेशन है, तो ये अकॉर्ड्स के थ्रू स्पेस के रूल सेट करना चाहता है। और जितने भी देश हैं, जैसे पहले इन्होंने यूएन बनाया एंड ऑल, तो ये भी चाहता है कि सारी कंट्रीज इन स्पेस के रूल्स को माने, उनसे अलाइंड रहे, क्योंकि जो रूल्स बनाएगा वही फ्यूचर में कंट्रोल करेगा। तो ये एक मेजर बोल सकते हैं एलिमेंट है इंपॉर्टेंस। फिर पार्टनरशिप की बात करें तो वही चीज है कि कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्राइवेट कंपनीज भी अब इन्वॉल्व हो रही हैं, जैसे कि स्पेस एक्स। तो ये सिंपली हमें शो करता है कि पब्लिक और साथ में प्राइवेट कोलैबोरेशन ही क्या है, फ्यूचर है हमारे स्पेस मिशंस का। तो ये भी हमें एक की टेक अवे जो है वो मिल रहा है यहाँ से। अब प्रीलिम्स के टिडबिट्स में अगर आप देखें तो आर्टेमिस 2 क्या है, क्रूड मून फ्लाई बाय मिशन है, लैंडिंग नहीं करेगा। फर्स्ट ह्यूमन डीप स्पेस मिशन है सिंस 1972, ठीक है। एंड आखिर में बात करें तो हम यहाँ एसएलएस रॉकेट और ओरायन ओरायन कैप्सूल को यूज कर रहे हैं, और ये नासा का लॉन्ग टर्म जो मून प्लान है वो यहाँ पर उसका हिस्सा है। तो आर्टेमिस 2 क्या है, ये ह्यूमंस को मून के पास ले जाकर सिस्टम टेस्ट करेगा, एक ग्राउंड वर्क बनाएगा लैंडिंग के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज। सारी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैंने कवर कर ली है। Then comes next news, that is about organ transplant and insurance gap. देखो बेसिक कंटेक्स्ट क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा अपने आसपास भी कि किसी का ऑर्गन फेल हो गया, है ना। तो बात यह है कि इंडिया में ऑर्गन फेलियर के जो केसेस हैं, किडनी के, लिवर के, हार्ट के, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ट्रांसप्लांट तो पॉसिबल है ना। ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, चाहे वो डॉक्टर्स को लेकर हो या चाहे प्रायोरिटीज को लेकर हो, ट्रांसप्लांट इज पॉसिबल, पर इंश्योरेंस जो सपोर्ट होता है ना वो इनकम्प्लीट है। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि स्पेशली बिफोर ट्रांसप्लांट और आफ्टर ट्रांसप्लांट क्या होता है, इंश्योरेंस सपोर्ट इतना अच्छे से नहीं मिल पाता। तो पेशेंट की जेब पर, मतलब फाइनेंशियली जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा एक तरह से कोलैप्स हो जाता है, राइट। तो इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिल पाता यहाँ पर ऑर्गन फेलियर को लेके। तो लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्लीज ध्यान रखिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है थोटा। थोटा इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994। ये पहला कानून है जो ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट को रेगुलेट करता है। किसको? ऑर्गन डोनेशन
और ट्रांसप्लांट को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, ये बनाया गया है। दूसरा जो बॉडी है दैट इज नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोटो, दैट इज अ नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन जो अलोकेशन और रजिस्ट्री को मैनेज करता है ना, कि कौन सा ऑर्गन किसे अलोकेट हुआ है उसकी रजिस्ट्री करना, तो ये नेशनल लेवल पे काम करता है। दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द लॉ। नाउ की पॉइंट क्या है कि इंडिया में मेजॉरिटी जो ट्रांसप्लांट है वो फैमिली मेंबर से होते हैं, लिविंग डोनर से होते हैं, ना कि डिसीज्ड डोनर से, मरे हुए जो होते हैं उनसे नहीं होता। मोस्टली जो हो रहे हैं वो लिविंग डोनर से होते हैं। तो की इश्यूज यहाँ पर आ जाते हैं इंश्योरेंस कवरेज के अंदर, जो गैप्स है। सबसे पहला गैप है कि प्री ट्रांसप्लांट कॉस्ट को ये कवर नहीं करते, मतलब जो डायग्नोसिस हो गया, टेस्ट हो गया, विजिट हो गया, जबकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। आपने देखा होगा डायग्नोसिस के लिए अगर किसी का किडनी फेलियर है तो जाना पड़ता है टेस्ट के लिए, विजिट के लिए, राइट। फिर उसके अलावा पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर भी इग्नोर्ड है, मतलब जो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन है, जो सप्रेसेंट लेने पड़ते हैं एक पेशेंट को, रेगुलर चेकअप लेना पड़ता है, तो लाइफ टाइम एक्सपेंस बन जाता है, राइट। डोनर का खर्चा यहाँ पर कवर नहीं होता, डोनर की सर्जरी, रिकवरी, तो डोनर जो दे रहा है अपना ऑर्गन वो भी फाइनेंशियली सफर करता है। और इंश्योरेंस सिस्टम के इश्यूज ये है कि क्लेम रिजेक्शन हाई रहता है यहाँ पे, रीइंबर्समेंट डेज जो है वो यहाँ डिलेज रहते हैं। रीइंबर्समेंट मतलब अभी आपने पे कर दिया बट इंश्योरेंस की कंपनी से वापस जो पैसा आना होता है वो बहुत डिले हो जाता है, तो प्रैक्टिकल एक्सेस ना और भी डिफिकल्ट होता है। तो यही सबसे मेजर तो फाइनेंशियल चैलेंज ही है कि सबसे पहला ट्रांसप्लांट अगर आप कराते हो तो 5 से 25 लाख प्लस, ये तो मिनिमम है 25 लाख, तो लाइफ टाइम मेडिसिन उसको भी एक कंटिन्यूस एक्सपेंस की तरह ही देखा जाएगा ना, वो भी एक बर्डन ही है। तो रिजल्ट सिंपल सा ये रहता है कि कैटेस्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, फैमिलीज जो है वो गरीबी में जाते हैं ना, डेट या पॉवर्टी में चले जाते हैं। तो जो कीवर्ड यहाँ यूज होता है वो होता है हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये आप अगर मेंस लिखते हैं तो आप इसे यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स का ही पूरा गेम है जब हम एग्जाम्स की बात करें। तो सोशल इश्यूज को देखें तो डिमांड सप्लाई की गैप है सबसे पहले, तो ऑर्गन्स की डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, इनइक्वालिटी है, रिच इजीली अफोर्ड कर पाते हैं, पुअर और मिडिल क्लास स्ट्रगल करते हैं। तो ये कुछ फाइनेंशियल सोशल इश्यूज की इश्यूज और लीगल इंस्टीट्यूशन को फ्रेमवर्क को लेकर हमने यहाँ बात करी है कि ये सिंपली अभी एक न्यूज आई है जिसे हमें पता होना चाहिए। अब एक वापस बेहतरीन न्यूज इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर, काफी अच्छी न्यूज है। देखिए बात यह है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो आईआईपी करके ना एक इंडेक्स होता है, आपने कई बार इसे न्यूज में सुना होगा, समझा होगा। एक्चुअली में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर ना मंथली एक डेटा निकलता है, ठीक है। मंथली डेटा रिलीज होता है बाय एनएसओ। क्या है एनएसओ? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये मेजर करता है एनएसओ कि हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना रहा, कौन कौन से, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। तो इंडेक्स निकालता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। इंडस्ट्रीज क्या होती है? जहां पे कोई रॉ मटेरियल किसी एक दूसरे सामान में, दूसरे गुड में कन्वर्ट होता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसे इंडस्ट्री वाला पोर्शन कहते हैं, फैक्ट्रीज में जो होता है। तो मंथली डेटा रिलीज होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जिसमें इंडस्ट्रियल आउटपुट को मेजर करते हैं माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। की पॉइंट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का जो वेट है वो सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग हैज हाईएस्ट वेट, एंड यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर भी ये है कि ये इकोनॉमी की करंट हेल्थ भी बताता है, राइट। तो इकोनॉमी का ना, इकोनॉमी के जो बेसिस हैं हमारे, बेस सेक्टर्स को मेजर करता है 8 कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स जो निकलता है। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इन सबका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अप्रॉक्स जो वेटेज है वो 40% के बराबर है। तो ये लीडिंग इंडिकेटर है, मतलब फ्यूचर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का सिग्नल देते हैं ये 8 कोर
सेक्टर, इनमें जैसा प्रोडक्शन चल रहा है, जैसा भी आपका बोल सकते हैं आउटकम आ रहा है, उस हिसाब से हम इंडिकेट कर पाते हैं कि हमारी इंडस्ट्री कैसी चल रही है, इकोनॉमी कैसी चल रही है। ठीक है, अब क्या हो गया है, थोड़ा सा डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें, एंड उससे पहले अगर हम कोर वर्सेस नॉन कोर की बात करें, तो डाइवर्जेंस ये है कि जो कोर सेक्टर हैं वो थोड़ा धीमे हो गए हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स जो है वो नीचे जा सकता है। बट आईआईपी ओवरऑल जो है वो बढ़ा है ड्यू टू नॉन कोर सेक्टर। अब ये क्या है, देखो दो तरह के सेक्टर होते हैं। कोर सेक्टर जो फाउंडेशन इंडस्ट्रीज है, मतलब जो वो बेसिक इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्री को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। जैसे आप लोग ही बताइए, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को हम बैकबोन ऑफ द ऑल इंडस्ट्रीज कहते हैं या बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, राइट। तो स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, बिना इसके मैन्युफैक्चरिंग चलेगी ही नहीं। तो ये होते हैं कोर सेक्टर, मतलब इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं बाकी सब इंडस्ट्रीज, है ना। तो 8 कोर सेक्टर्स में कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इनका वेट इतना है जैसा कि हमने पढ़ा। और नॉन कोर क्या होते हैं, इन 8 के अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, राइट, जिसमें अगर हम बात करें कंज्यूमर गुड्स बनते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, टीवी, एसी वगैरह, तो सिंपल सा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी ज्यादा होती है, ये नॉन कोर सेक्टर्स के अंदर आते हैं। तो डाइवर्जेंस में क्या हुआ है, मेन ट्विस्ट की कोर सेक्टर का ग्रोथ, कोर मतलब समझ रहे हैं ना, ये 8 सेक्टर, ये जो 8 सेक्टर है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन 8 सेक्टर के जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, आईआईपी भी स्लो होना चाहिए, क्योंकि ये 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ कम हुई है, तो आईआईपी जो है वो भी स्लो होना चाहिए। पर आईआईपी का ग्रोथ हो रहा है, ये कैसे हुआ, क्योंकि ये जो नॉन कोर सेक्टर है इन 8 के अलावा, उन्होंने बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है। गॉट इट। तो सिंपल सा लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% कोर और 60% नॉन कोर सेक्टर है। कोर अभी स्लो है, राइट, ग्रोथ है बट स्लो ग्रोथ है, ऐसा नहीं है नेगेटिव ग्रोथ है, और इसकी फास्ट ग्रोथ है। तो ओवरऑल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि स्टिल हाई है आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो रियल इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो है वो स्ट्रांग है, डिमांड इकोनॉमी में अच्छी हो सकती है। कंसर्न बस इतना है कि कोर सेक्टर वीक है, मतलब हमें थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर या जो बेसिक इंडस्ट्रीज है वो स्लो है, तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर के ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आईआईपी आप समझ गए होंगे ये क्या करता है, ये ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसको मेजर करता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा वेट है, कोर इंडस्ट्रीज, नॉन कोर इंडस्ट्रीज सभी इंक्लूडेड है, और डाइवर्जेंस यहाँ पर देखा जा रहा है, बट स्टिल इट इज नॉट अ बिग पॉइंट ऑफ कंसर्न। चलिए, लास्ट न्यूज हमारी आज की, दैट इज यूएस इजराइल ईरान को लेकर है, राइजिंग टेंशन, ये हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, वेस्ट एशिया की टेंशन्स चल रहे हैं और ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो अब सभी लोग ईवी पे शिफ्ट होने की तैयारी कर ही ले, राइट। सबसे पहले वेस्ट एशिया में जो टेंशन्स हैं उसके बढ़ने से ऑयल का सप्लाई रिस्क हो जाता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इंडिया में हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है हमारे यहाँ, है ना, हम ऑयल इंपोर्ट्स पे क्या है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो। तो ईवी अडॉप्शन थोड़ा अभी कम है, आप में से कई लोगों के पास शायद अभी भी ईवी की कोई स्कूटी या घर में कोई ईवी की गाड़ी नहीं होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं होगा। तो कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो चाइना हमसे काफी बेटर पोजीशन में है, चाइना हर ही चीज में थोड़ा सा बेटर पोजीशन में रहता ही है, क्योंकि वहाँ ईवी पेनिट्रेशन काफी ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू इंडिया। अब अगर हम इंडिया के ईवी सेक्टर की बात करें तो हमारा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर मतलब ऑटो रिक्शा और आपके स्कूटी वगैरह में है, बट 4 व्हीलर में अभी भी वीक है हम, इलेक्ट्रिक बसेस में वीक हैं। तो मास अडॉप्शन अभी स्मॉल व्हीकल्स तक ही लिमिटेड है। इसके भी कई कारण हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चरल इश्यूज, आपने देखा होगा ओला की जो गाड़ियां हैं जल जाती हैं, है ना, वीक बैटरी इकोसिस्टम है। तो लो ओवरऑल ईवी पेनिट्रेशन, मतलब ईवीज का शेयर अभी भी काफी कम है चाइना के कंपैरिजन में। दूसरा, जो आप कहीं पे भी जाएंगे तो कई बार आपने देखा होगा कि जो बैटरी इकोसिस्टम है वो इतना एफिशिएंटली डेवलप नहीं हुआ है, मतलब चार्जिंग स्टेशंस वगैरह मिलना इतना आसानी से, थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजेस रहते हैं, और हमें इंपोर्ट्स पे भी डिपेंड होना पड़ रहा है बैटरीज के लिए। तो सप्लाई डिसरप्शन इसलिए है,
और ईवी ग्रोथ का स्लो भी इसीलिए है, ठीक है। इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। इंपोर्ट डिपेंडेंस एज जो क्रिटिकल मिनरल से ही बैटरीज बनती हैं, चाहे आप लिथियम ले लो, चाहे आप कोबाल्ट ले लो, चाहे आप निकल ले लो, ये मैंने शायद कल की क्लास में भी डिस्कस किया है। तो इसकी वजह से भी क्या है, मोस्टली इंपोर्ट्स है, तो वी आर सप्लाई चेन वल्नरेबल। फिर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर इन सप्लाई चेन्स की, तो यही सारी चीजें हैं कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, चार्जर डेंसिटी बहुत टाइम लगता है ना, चार्ज डेंसिटी लो है, कार्स पर चार्ज रेशियो हाई है, तो मतलब रेंज एंजाइटी रहती है। लोगों को ईवी लेने से डरते हैं कि ये जो रेंज इन्होंने दी है कि मान लो 250 किलोमीटर चलेगी एक चार्ज पे, ये इतना कर भी पाएगी कि नहीं। तो लो चार्जर डेंसिटी है, ये भी हम समझते हैं। और क्रिटिकल मिनरल्स पर डिपेंडेंसी। अच्छा, पावर ग्रिड रेडीनेस भी इवॉल्व हो रही है। इतने चार्जिंग स्टैंडर्ड्स भी अभी यूनिफॉर्म नहीं है कि हर चार्जर हर कार के लिए नहीं है, ऐसा होने लग गया तो और भी आसान हो जाएगा। तो यही सारी बातें हैं ग्रिड स्टैंडर्ड्स को लेके। तो पॉलिसीज की बात करें तो सरकार का रिस्पांस रहा है कि ईवी अडॉप्शन को प्रमोट करता है, सब्सिडीज दी जाती है फेम स्कीम के अंडर। दूसरा पीएलआई स्कीम जो हमने पढ़ा है, जिसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रही है, यहाँ पर बैटरीज की डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। दूसरे फोकस एरियाज में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हम एक्सपैंड करना, लोकल सप्लाई चेन्स को डेवलप करना। तो सरकार ने पॉलिसी मेजर्स तो लिए हैं, बट स्टिल फ्रंट पे हमारे बहुत चैलेंजेस हैं। तो यही बात की गई है कि एनालिटिकल इंसाइट ये है कि ऑयल शॉक से बचने के लिए ईवी जरूरी है, बट इंडिया अभी भी बैटरी और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी वीक है। तो यह हाईलाइट करता है कि हमारा कहीं ना कहीं डोमेस्टिक जो बैटरी इकोसिस्टम है और क्रिटिकल मिनरल जो डिपेंडेंस इसे कम करना चाहिए, इकोसिस्टम को थोड़ा और अच्छा बनाना चाहिए, जैसे हमने वहां किया है स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं क्वेश्चंस जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगी। आप पूरे न्यूज़ को, वीकली न्यूज़ को अच्छे से पढ़ें। हम यूपीएससी और पीसीएस बेस्ड ही क्वेश्चंस करेंगे। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे एंड या गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।